नमस्कार दोस्तों। हम सुन रहे हैं क्राइम और पनिशमेंट और आज मैं आपके सामने उपन्यास का दूसरा भाग प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो अब तक की कहानी में हमने ये सुना कि एक नौजवान जिसके आर्थिक हालात बहुत ही बुरे हैं, एक बिल्डिंग में जाता है। वो बिल्डिंग वर्कर क्लास लोगों की है। उस बिल्डिंग में वो एक फ्लैट में जाता है जहाँ पर एक बुढ़िया अ, चीज़ों को गिरवी रखती है, लोगों को पैसे उधार देती है। वो उसके फ्लैट में जाता है और अपनी एक घड़ी गिरवी रखने को देता है। लेकिन उसका असली मकसद उस बुढ़िया का कत्ल करना है। लेकिन आज वो एक तरह से रिहर्सल पर आया है। वो फ्लैट का अच्छी तरह से जायज़ा लेता है और देखता है कि उस फ्लैट में और कोई तो नहीं है और उस फ्लैट के आसपास के फ्लैट में कौन रहता है या वो फ्लैट खाली है। तो सारा जायज़ा लेने के बाद जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसका मन आत्मग्लानि से भर जाता है। उसे अपने आप से नफ़रत हो जाती है और वो सोचता है कि वो ये क्या करने वाला था। लेकिन वो एक शराब खाने में जाता है। शराब के कुछ घूँट पी लेने के बाद उसे लगता है कि उसे इतना नहीं घबराना चाहिए और उसे इतना डरना नहीं चाहिए, वो ये कर सकता है। वो अपने आप को सामान्य करने की कोशिश करता है। तो आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रसकोलनिकोव भीड़ का आदी नहीं था और जैसा कि हम कह चुके हैं, वह हर तरह की संगत से कतराता था, खास तौर पर इधर-उधर कुछ समय से। लेकिन इस वक्त अचानक उसे दूसरे लोगों की संगत की इच्छा हुई। लगता था उसके अंदर कोई नई बात पैदा हो रही है और उसके साथ ही उसमें किसी के साथ होने की प्यास सी जग रही है। घोर उलझनों और उदासी भरी बेचैनी में पूरे 1 महीने फंसे रहने के बाद वह इतना थक गया था कि वह किसी दूसरी दुनिया में चाहे कोई भी हो, एक पल के लिए सही, आराम करने के लिए तड़प रहा था। इस समय अपने चारों ओर की गंदगी के बावजूद शराब खाने में बैठे रहकर उसे खुशी हो रही थी। शराब खाने का मालिक किसी दूसरे कमरे में रहा होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद वे कुछ सीढ़ियां उतर कर कमरे में आता और हर बार उसके बाकी शरीर से पहले उसके भड़कीले काले रंग के चमकदार लंबे जूते दिखाई देते, जिनका ऊपर वाला लाल रंग का सिरा उसने पलट रखा था। उसने लंबा कोट और बुरी तरह चीकरदार काले रंग की साटन की बास्केट पहनी थी। उसने गुलबंद नहीं पहना था और पूरे चेहरे पर इतना तेल चुपड़ा हुआ था जैसे लोहे के ताले पर चुपड़ते हैं। काउंटर पर लगभग 14 बरस का एक लड़का खड़ा था। उससे कुछ छोटा एक और लड़का था जो ज़रूरत की चीज़ें लाकर देता था। काउंटर पर कुछ कटा हुआ खीरा था, सूखी काली डबल रोटी के कुछ टुकड़े थे, मछली के कुछ छोटे छोटे कतले पड़े थे जिनसे बहुत बुरी बू आ रही थी। वहाँ बेहद घुटन थी। शराब के भपकों से हवा इस कदर बोझल थी कि ऐसे वातावरण में 5 मिनट रहने से आदमी को नशा हो जाए। कभी कभी हमारी कुछ ऐसे अजनबियों से मुलाकात हो जाती है जिनसे हम एक शब्द बातचीत के बिना भी पहले पल से ही दिलचस्पी पैदा हो जाती है। रसकोलनिकोव पर उस आदमी ने कुछ ऐसा ही असर डाला जो उससे थोड़ी दूर बैठा था और देखने में रिटायर्ड क्लर्क लगता था। उस नौजवान ने बाद में अपने इस अनुभव की अक्सर चर्चा की और यहाँ तक कहता रहा कि वह मुलाकात किसी पूर्व बोध का परिणाम थी। वह बार बार उस क्लर्क की ओर देखता रहा, कुछ तो यकीनन इसलिए कि वह क्लर्क लगातार उसे घूरे जा रहा था। स्पष्ट है कि वह उससे बातचीत करने के लिए उत्सुक था। वह क्लर्क कमरे के दूसरे लोगों को, शराब खाने के मालिक तक को इस तरह देख रहा था मानो वह उनके साथ का आदी हो चुका है और उनसे उकता चुका है। हैसियत और तहजीब के एतबार से उन्हें अपने से घटिया लोग समझने के कारण उसके मन में उनके प्रति कुछ तिरस्कार का भाव भी था, जिनके साथ बातचीत करना उसे बेकार लगता था। उस आदमी की उम्र 50 से ऊपर थी। गंजा सर, खिचड़ी बाल, दरमियाना कद और गठा हुआ बदन। लगातार शराब पीने की वजह से उसका चेहरा फूल गया था। रंग कुछ पीला, कहीं कहीं हरा भी पड़ गया था। पपोटे सूजे थे जिनके अंदर से उसकी पैनी गुलाबी आंखें ऐसे चमकती थी जैसे छोटी छोटी दरारों में से झांक रही हों।
लेकिन उसमें कोई बड़ी अजीब बात भी थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह किसी बात को बहुत गहराई से महसूस कर रहा हो। उनमें शायद चिंतन तथा प्रखर बुद्धि की झलक भी थी, लेकिन साथ में उनमें पागलपन जैसी किसी चीज की चमक भी थी। वह एक बहुत पुराना, बेहद फटा हुआ काले रंग के सूट के साथ कोट पहने हुए था, जिसके एक को छोड़कर सारे बटन टूटे थे। और वह एक बटन उसने यूं लगा रखा था गोया इज्जतदार आदमी होने की इस आखिरी निशानी को सीने से लगाए रखना चाहता हो। मुड़ी थुड़ी थप्पों और मैल के निशानों से भरी हुई कमीज का सामने का हिस्सा उसकी जीन की बास्केट के बाहर उभरा हुआ था। क्लर्कों की तरह उसकी भी दाढ़ी मूछें सफाचट थी, लेकिन उसने इतने दिन से दाढ़ी नहीं बनाई थी कि थोड़ी भूरे रंग के कड़े ब्रश जैसी लग रही थी। उसकी चाल ढाल में भी कुछ ऐसी बात थी जिससे उसे इज्जतदार और अफसर समान होने का पता चलता था। लेकिन वह बेचैन था, बार बार अपने बाल बिखेर लेता था। थोड़ी थोड़ी देर बाद कोट की फटी हुई कूहनियों को धब्बेदार और चिपचिपी मेज पर टिकाकर अपना सर हाथों से पकड़कर बेहद मायूसी से बैठ जाता था। आखिरकार उसने रस्कोलनिकोव की आंखों में आंखें डालकर देखा और ऊंची आवाज में सधे ढंग से बोला, जनाब, क्या मैं आपसे कुछ रस्मी बातचीत करने की ज़रूरत कर सकता हूँ? आप अपने रखरखाव से बाइज्जत तो मालूम नहीं होते, लेकिन मेरा तजर्बा कहता है कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं और आपको शराब पीने की आदत नहीं है। मैंने तालीम को हमेशा इज्जत की नज़र से देखा है, अगर उसके साथ सच्चे जज्बात भी हों, और इसके अलावा ओहदे के एतबार से मैं टाइटलर काउंसलर हूँ। मार्मेद लॉ मेरा नाम है। टाइटलर काउंसलर, मैं क्या आपसे ये पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि आप किसी सरकारी नौकरी में रह चुके हैं? जी नहीं, मैं पढ़ता हूँ, नौजवान ने जवाब दिया। उसे बोलने वाले की कड़ी हुई शैली पर भी कुछ हैरत हो रही थी, और कुछ इस बात पर कि उसे इस तरह सीधे साधे संबोधित किया गया था। अभी वे किसी इंसान की संगत की क्षणिक इच्छा महसूस कर रहा था। उसके बावजूद जब उससे बात की गई तो उसे फौरन अपनी आदत के मुताबिक अपने करीब आने वाले या करीब आने की कोशिश करने वाले एक अजनबी के प्रति बड़ी चिड़चिड़ाहट और बेचैनी भरी अरुचि पैदा हुई। तो आप छात्र हैं या पहले छात्र रह चुके हैं? उस क्लर्क ने ऊंची आवाज में कहा। मैंने भी यही सोचा था। तजर्बा जनाब, ये सब तजर्बे की बात है। ये कहकर उसने अपने आप को शाबाशी देते हुए माथे पर एक उंगली रखकर दबाई। आप छात्र रह चुके हैं या तालीम के किसी इरादे से जाते रहे हैं? अगर आप इजाज़त दें। वे उठकर खड़ा हो गया, लड़खड़ाया, अपना जग और गिलास उठाया और नौजवान के पास आकर बैठ गया। कुछ इस तरह कि उसके सामने नौजवान के चेहरे का बगली हिस्सा पड़ता था। वह शराब के नशे में चूर था, लेकिन बिना अटके हुए बड़े भरोसे के साथ बोल रहा था। बस बीच बीच में उसकी बात का तार टूट जाता था। उसे अपने शब्दों को खींच कर बोलना पड़ता था। फिर रस्कोलनिकोव पर ऐसे नदीदों की तरह टूटा जैसे किसी आदमी से महीने भर से बात न की हो। जनाब, उसने ऐसे दिखावे के भाव से बोलना शुरू किया गोया प्रवचन कर रहा हो। गरीबी कोई बुराई नहीं है, यही सच बात है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि शराबी होना भी कोई अच्छी बात नहीं है, और ये बात उससे भी ज़्यादा सच है। लेकिन कंगाल होना, जनाबे आली, कंगाल होना ज़रूर बुराई है। गरीबी में आप अपनी आत्मा की पैदाइशी बुनियादी नेकी बनाए रख सकते हैं, लेकिन कंगाली में कभी नहीं। कंगाल आदमी को डंडा लेकर समाज में खदेड़ा नहीं जाता, झाड़ू से बुहार कर बाहर फेंक दिया जाता है, ताकि जितना ज़्यादा हो सके उसका अपमान हो। और यही ठीक भी है, क्योंकि कंगाली में तो मैं खुद ही सबसे पहले अपना अपमान करने को तैयार रहूँगा। इसलिए जनाब, दारू की दुकान। जनाबे आली, अभी 1 महीना हुआ मिस्टर ने मेरी बीवी को पीटा, और मेरी बीवी मुझसे बिल्कुल अलग ही किस्म की चीज़ है। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, मैं महज अपनी जानकारी के लिए आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कभी
नेवा नदी पर भूसे की नाव पर रात बसर की है? जी नहीं, कभी नहीं, रसकोलनिकोव ने जवाब दिया। इसका मतलब क्या है? बात बस ये है कि वहाँ इस तरह सोते हुए मुझे 5 रातें हो गई। उसने अपना गिलास भरा, गटक गया और सोच में डूब गया। सचमुच उसके कपड़ों से भूसे के टुकड़े चिपके हुए थे और उसके बालों से भी उलझे हुए थे। लगता था 5 दिन से उसने कपड़े नहीं बदले थे और ना मुंह हाथ धोया था। खास तौर पर उसके हाथ तो बहुत ही गंदे थे। हाथ मोटे और लाल रंग के थे और नाखून बिल्कुल काले हो रहे थे। लगता था उसकी बातचीत आमतौर पर दिलचस्पी तो जगा रही थी, लेकिन बहुत जोश वाली नहीं। काउंटर पर काम करने वाले लड़के खिखी करके हंसने लगे। शराब खाने का मालिक खास इस मस्खरे बंदे की बातें सुनने के इरादे से ऊपर वाले कमरे से उतरकर नीचे आ गया और थोड़ी दूर बैठकर अलसाए ढंग से लेकिन गरिमा के साथ जम्हाई लेने लगा। साफ लगता था कि ये एक जानी मानी हस्ती था और बहुत मुमकिन था कि उसमें लच्छेदार भाषण की कमजोरी इस वजह से पैदा हुई क्योंकि उसे शराब खाने में अक्सर तरह तरह के अजनबियों से बातचीत करने की आदत थी। कुछ शराबियों में ये आदत बढ़ते बढ़ते एक ज़रूरत बन जाती है, ख़ास तौर पर उन लोगों में जिन पर घर में कड़ी नज़र रखी जाती है और जिनकी बहुत बेकदरी की जाती है। इसलिए दूसरे पीने वाले के बीच बैठकर वे अपनी हरकतों को सही ठहराने और मुमकिन हो तो उनकी हमदर्दी हासिल करने की भी कोशिश करते हैं। मस्खरा बंदा है ये भी, शराब खाने के मालिक ने अपना फरमान सुनाया। आखिर तुम काम क्यों नहीं करते? अगर तुम किसी नौकरी से लगे हो तो अपनी ड्यूटी पर क्यों नहीं हो? जनाब, मैं अपनी ड्यूटी पर क्यों नहीं हूं? मार्मेलादोव ने सिर्फ रसकोलनिकोव को संबोधित करते हुए अपनी बात जारी रखी, मानो वे सवाल उसी ने पूछा हो। मैं अपनी ड्यूटी पर क्यों नहीं हूं? क्या यह सोचकर मेरा दिल नहीं दुखता कि मैं एक बेकार कीड़ा हूं? 1 महीना हुआ मेरी बीवी को मिस्टर लेबेजिया ने अपने हाथों से पीटा था और मैं शराब के नशे में धुत पड़ा था। तब क्या मुझे तकलीफ नहीं हुई? माफ़ करना नौजवान, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरा मतलब है, तुम्हें कोई उम्मीद ना होते हुए भी किसी से कर्ज के लिए फरियाद करनी पड़ी हो? हाँ हुआ है, लेकिन कोई उम्मीद ना होते हुए भी से आपका क्या मतलब है? हरमानी में कोई उम्मीद ना होते हुए, जब तुम्हें पहले से मालूम हो कि तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। गोया यूं समझ लो कि तुम्हें पूरे यकीन के साथ पहले से मालूम है कि यह आदमी, ये नामी गिरामी शहरी जिसकी लोग मिसाल देते हैं, किसी भी कीमत पर तुम्हें पैसे देने वाला नहीं है। तो सच तो ये है कि मैं पूछता हूँ, वे क्यों पैसा दे? जाहिर है वे जानता है कि मैं पैसा वापस नहीं करूँगा। तरस खाकर मिस्टर लेबेजिया ने, जो हर नए से नए विचार की खबर रखते हैं, अभी उसी दिन समझाया था कि आजकल साइंस तक ने तरस खाने पर पाबंदी लगा दी है और ये कि अब इंग्लैंड में यही होता है जहाँ राजनीतिक अर्थशास्त्र का बोलबाला है। आखिर क्यों? मैं पूछता हूँ वह मुझे पैसा क्यों दे? फिर भी मैं उसके पास जाने के लिए चल देता हूँ, हालांकि मैं पहले से जानता हूँ कि वह देने वाला नहीं है। तो क्यों जाते हैं आप? रसकोलनिकोव ने बात काटकर पूछा। लेकिन जब किसी का कोई ना हो, जब उसके पास जाने का कोई दूसरा ठिकाना ना हो, इसीलिए हर आदमी के पास जाने के लिए कोई ठिकाना तो होना चाहिए। इसीलिए कि ऐसे वक्त भी आते हैं जब आदमी को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। जब मेरी बेटी पहली बार पीला टिकट वैश्यावृत्ति का लेकर बाहर निकली तो मुझे जाना पड़ा था। उसने ये आखिरी बात नौजवान की ओर कुछ बेचैनी से देखते हुए तभी जबान से जोड़ी। कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं। जब काउंटर पर बैठे हुए दोनों लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े और शराब खाने का मालिक भी मुस्कुराने लगा, तो जल्दी जल्दी और अपने आप को जाहिर तौर पर संभालते हुए उसने अपनी बात जारी रखी। कोई बात नहीं, मुझे उनके सर हिलाने से ज़रा भी उलझन नहीं होती, क्योंकि इसके बारे में हर आदमी सब कुछ जानता है और जो कुछ अब तक ढका छिपा था वह भी खुलकर सामने आ चुका है। और मैं ये सब कुछ तिरस्कार के साथ नहीं बल्कि विनम्रता से मानता हूँ। ऐसा ही सही, ऐसा ही सही।
इंसान को देखो। माफ़ करना नौजवान, तुम क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं, मैं अपनी बात ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से और ज़्यादा साफ साफ कहूँगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? नहीं, बल्कि क्या तुम ऐसा करने की हिम्मत है कि मुझे देखकर दावे के साथ कह सको कि मैं सूअर नहीं हूं? जवाब में नौजवान ने एक शब्द भी नहीं कहा। खैर, भाषण करने वाले ने कमरे में खीखी की आवाज़ के दबने की राह देखने के बाद एक बार फिर ज़्यादा सधी आवाज़ में पहले से भी ज़्यादा मर्यादा के साथ अपनी बात शुरू की। खैर, ऐसा ही सही, मैं तो सूअर हूँ, लेकिन वे रईस जाति है। मैं तो जानवर हूँ, लेकिन कैटरीना मेरी धर्मपत्नी पढ़ी लिखी औरत है और एक अफसर की बेटी है। चलो मान लिया कि मैं लफंगा हूँ, लेकिन वे दिल की हीरा औरत है। उसके दिल में भावनाएं हैं। पढ़ाई लिखाई ने उसकी आत्मा को निखार दिया है। लेकिन काश उसके दिल में मेरे लिए कुछ दर्द होता। जनाब, आप जानते हैं, हर आदमी के पास कम से कम एक ठिकाना तो ऐसा होना चाहिए जहाँ लोगों के दिल में उसके लिए कुछ दर्द हो। लेकिन कैटरीना, हालांकि वे बड़े दिल की औरत है, लेकिन उसमें इंसाफ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि जब वे मेरे बाल पकड़कर घसीटती है तो तरस खाकर ऐसा करती है। क्योंकि नौजवान, मुझे एक बार भी ये बात कहने में ज़रा भी शर्म नहीं आती कि वे मेरे बाल पकड़कर भी घसीटती है। उसने एक बार फिर लोगों को खी खी करते हंसते सुनकर फिर गरिमा के साथ ऐलान किया। लेकिन हे मेरे भगवान, अगर वे एक बार भी, लेकिन नहीं, बेकार है ये सब कुछ और इसकी बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए कि एक बार नहीं, कई बार मेरी तमन्ना पूरी हुई और कितनी ही बार उसके दिल में मेरा दर्द पैदा हुआ। लेकिन मेरा स्वभाव ही ऐसा है और मैं एक जन्मजात जानवर हूँ। ठीक कहते हो, शराब खाने के मालिक ने जम्हाई लेते हुए कहा। मार्मेदलोव ने जोर से मेज पर मुक्का मारा। मेरा स्वभाव ही ऐसा है। आप जानते हैं जनाब, आपको मालूम है कि शराब के लिए मैंने उसकी लंबी जुराबें तक बेच दी, उसके जूते नहीं। वह तो खैर कमोवेश इतनी बेजा बात ना होती, लेकिन उसकी लंबी जुराबें मैंने शराब के लिए बेच दी। उसकी जुराबें, उसकी पश्मीने की शॉल भी मैंने शराब के लिए बेच दी। वे उसे बहुत पहले तोहफे में मिली थी। उसकी अपनी चीज़ थी, मेरी नहीं थी। हम लोग ठिठुरते हुए एक ठंडे कमरे में रहते हैं और वे इस बार जाड़े में सर्दी खा गई। उसे खांसी आने लगी, साथ में खून भी आता है। हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और कतरीना सवेरे से रात तक काम में जुटी रहती है। झाड़ू बुहारू करती है, सारे कपड़े वगैरह धोती है और बच्चों को नहलाती धुलाती है, क्योंकि उसे बचपन से सफाई की आदत रही है। लेकिन उसका सीना कमज़ोर है और तपेदिक हो जाने का डर लगा रहता है और मैं इस बात को महसूस करता हूँ। क्या आप ये सोचते हैं कि मैं इस बात को महसूस नहीं करता? मैं जितनी ज़्यादा पीता हूँ उतनी ही ज़्यादा इस बात को महसूस करता हूँ। पीता भी मैं इसलिए हूँ, शराब से मैं हमदर्दी खोजता हूँ और चाहता हूँ कि मुझ पर कोई तरस खाए। मैं पीता इसलिए हूँ कि मुझे दुगनी तकलीफ़ हो। ये कहकर गोया निराश होकर उसने अपना सिर मेज़ पर टिका लिया। नौजवान, उसने सर उठाकर फिर कहना शुरू किया। तुम्हारे चेहरे में मुझे अपनी तकलीफ़ की कुछ झलक दिखाई देती है। जब तुम अंदर आए तभी मैंने इसकी झलक पा ली थी और इसलिए मैंने फ़ौरन तुमसे बात करने का सिलसिला छेड़ा था। तुम्हारे सामने अगर मैं अपनी ज़िंदगी की दास्तान खोल कर रखना चाहता हूँ तो इसलिए नहीं कि इस निठल्ले सुनने वालों के सामने अपनी हंसी उड़वाऊँ, जिन्हें यूँ भी सब कुछ मालूम है, बल्कि इसलिए कि मुझे ऐसे आदमी की तलाश है जिसके दिल में दूसरों का दर्द हो, जो पढ़ा लिखा हो। तो मैं बता रहा था कि मेरी बीवी रईसों की बेटियों के उम्दा स्कूल में पढ़ी है और स्कूल छोड़ते वक्त उसने गवर्नर साहब के और दूसरी बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने शॉल वाला नाच पेश किया था और उसे इनाम में सोने का मेडल और प्रशंसा पत्र दिया गया। मेडल, खैर मेडल तो जाहिर है बेच दिया गया था बहुत पहले ही, लेकिन वे प्रशंसा पत्र अभी तक उसने संदूक में रखा है और अभी बहुत दिन नहीं हुए उसने मकान मालकिन को भी दिखाया था।
यूं तो मकान मालकिन से उसकी कभी नहीं बनी, लेकिन वे किसी न किसी को अपने पिछले कमालों के बारे में और बीते हुए सुख के दिनों के बारे में बताना चाहती है। इसके लिए मैं उसे बुरा नहीं कहता, उसे कोई दोष नहीं देता, क्योंकि उसके पास बीते हुए दिनों की इन यादों के अलावा बचा ही क्या है। बाकी सब तो मिट्टी में मिल चुका। जी हाँ, बड़े दिल गुर्दे वाली खानदानी औरत है, कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया और जो जी में ठान लिया उसे पूरा करके छोड़ा। अपने हाथ से झाड़ू देती है, खाने को काली रोटी के अलावा कुछ होता भी नहीं, लेकिन मजाल है कोई उसके सामने बेइज्जती का सलूक कर दे। इसीलिए तो मिस्टर लेबेजिया ने उसके साथ बदतमीजी की। उसे वे अनदेखा करने को तैयार नहीं थी, और यही वजह है कि उन्होंने जब इस बात पर उसकी पिटाई की तो उसने चारपाई पकड़ ली। जो चोट लगी उसकी वजह से इतना नहीं, जितना इस वजह से कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची थी। जब मैंने उससे शादी की थी उस वक्त वह विधवा थी, 3 बच्चों की माँ, और सभी नन्हे मुन्ने। उसने अपने पति से, जो पैदल सेना में अफसर था, प्रेम करके शादी की थी। बाप के घर से उसके साथ भागी थी। उसे बेहद लगाव था अपने पति से, लेकिन वे जुआ खेलने लगा, मुकदमे में फंस गया और उसी हालत में मरा भी। आखिर में उसे मारने पीटने लगा था। हालांकि वे भी जवाब में उसकी पिटाई करती थी, जिसका मेरे पास पक्का लिखित सबूत है। लेकिन आज भी वे जब उसकी बात करती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, और वे हमेशा उसका हवाला देकर मुझे ताने देती रहती है। मुझे खुशी है, इस बात की खुशी है कि कल्पना में सही वे अपने बारे में सोचती तो है कि वे कभी सुखी थी, तो उसके मरने के बाद वे दूर दराज के ऐसे बीहड़ इलाके में 3 बच्चों के साथ अकेली रह गई। इत्तेफाक से उन दिनों मैं वहीं था, और वह ऐसी घोर गरीबी की हालत में थी कि मैं हर तरह के बहुत से उतार चढ़ाव देखने के बावजूद अपने आप को इस लायक नहीं पाता कि उसका बयान कर सकूं। उसके सभी रिश्तेदारों ने उससे एकदम नाता तोड़ लिया था। वे अपनी आन की पक्की थी, बेहद पक्की। और तब मैंने, उस वक्त मेरी पहली बीवी मर चुकी थी और उससे पहले एक 14 साल की बेटी थी। तो मैंने उसके सामने सुझाव रखा कि मुझसे शादी कर ले, क्योंकि मुझसे उसकी ऐसी दर्दनाक हालत नहीं देखी जाती थी। आप उसकी मुसीबतों का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वे इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सलीकेमंद, सचमुच ऐसे ऊंचे खानदान की औरत मेरी बीवी बनने को राज़ी हो गई। सचमुच राज़ी हो गई। रोते से सकते हुए, अपने हाथ मलते हुए उसने मुझसे शादी कर ली, क्योंकि उसके पास कोई और ठिकाना नहीं था। आप समझते हैं जनाब, आप समझते हैं ना क्या मतलब होता है इसका, जब आपके पास एकदम कोई ठिकाना ना हो। आप अभी ये बात नहीं समझते तो पूरे 1 साल तक मैं अपने सारे फ़र्ज पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ पूरे करता रहा, और उसे छुआ तक नहीं। ये कहकर उसने उंगली से अपने जग को टिकटिकाया, क्योंकि मेरे दिल में दर्द था, भावनाएं हैं। लेकिन ये सब करके भी मैं उसे खुश नहीं कर सका, और फिर मेरी नौकरी छूट गई। पर उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, बल्कि दफ्तर में कुछ हेरफेर हो गए थे, और तब मैंने उसे छुआ। कुछ ही दिनों में 1.5 साल हो जाएंगे उस बात को, जब हम कई जगह भटकने के बाद, कितनी ही मुसीबतें झेलने के बाद, अनगिनत स्मारकों से सजी इस शानदार राजधानी में पहुंचे थे। यहाँ मुझे एक नौकरी मिल भी गई और छूट भी गई। आप समझ रहे हैं ना, इस बार नौकरी मेरी अपनी गलती से गई, क्योंकि मेरी ये कमज़ोरी उभर आई थी। अब हमारे पास अमालिया के यहाँ एक कमरे का एक हिस्सा है, पर मैं ये नहीं बता सकता कि कहाँ से हम अपनी गुज़र बसर करते हैं और कहाँ से अपना किराया भरते हैं। वहाँ हमारे अलावा और भी बहुत से लोग रहते हैं। गंदगी, बेतरतीबी, बिल्कुल भटियार खाने जैसा। जी हाँ, और इस बीच पहली बीवी से मेरी जो बेटी थी वो बड़ी हो गई। उस दौरान उसे अपनी सौतेली माँ के हाथों क्या क्या सहना पड़ा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। कतरीना दिल की बहुत बड़ी है, लेकिन उसका मिजाज बहुत तेज़ है, बेहद चिड़चिड़ा,
गुस्सा जैसे उसकी नाक पर रखा रहता है। जी हाँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं इन सब बातों की चर्चा से। सोनिया को, जैसा कि आप सोच सकते हैं, कभी पढ़ना लिखना नसीब नहीं हुआ। 4 साल पहले मैंने उसे भूगोल और दुनिया का इतिहास पढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन ये विषय मुझे खुद अच्छी तरह नहीं आते थे। हमारे पास ढंग की किताबें भी नहीं थी, और जो थोड़ी बहुत किताबें थी अब तो वो भी नहीं रह गई हमारे पास। सो हमारा पढ़ने लिखने का सारा सिलसिला ख़त्म हो गया। अब फारस के बादशाह साइरस तक पहुंचकर उसके आगे हम नहीं बढ़ सके। जब से वे जवान हो चली, उसने कुछ और रोमांटिक किस्म की किताबें पढ़ी हैं, और भी इधर हाल में उसने बड़ी दिलचस्पी से एक किताब पढ़ी है जो उसे मिस्टर लेबेजिया के जरिए मिली थी। जॉर्ज लेबिस की शारीरिक क्रिया। आप जानते तो होंगे इस किताब को। उसने हमें उसके कुछ हिस्से सुनाए भी थे। तो बस यही है उसकी कुल पढ़ाई। और अब क्या मैं आपसे अपनी खातिर एक निजी किस्म का सवाल पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ? क्या आप सोचते हैं कि कोई गरीब इज्जतदार लड़की ईमानदारी से काम करके काफ़ी पैसा कमा सकती है? अगर वे इज्जतदार है तो उसमें कोई ख़ास हुनर नहीं है, दिन भर में 15 टके नहीं कमा सकती, और इतना भी कमाएगी तब जब वे अपने काम में पल भर को दम न ले। और बात इतनी नहीं है। इवान, वो जो सिविल काउंसलर है, आपने उसका नाम सुना तो होगा। उसने लेनिन की जो आधा दर्जन कमीज़ें बनाई थी, उनके पैसे आज तक उसने नहीं दिए, बल्कि उल्टे उसे झिड़क कर भगा दिया। उन्होंने बहुत पांव पटके उसे बहुत बुरा भला कहा। बहाना ये बनाया कि कमीज़ों के कॉलर वैसे नहीं जैसे नमूने की कमीज़ में थे, और टेढ़े लगे थे। इधर छोटे छोटे बच्चे भूखे थे। कतरीना हाथ मलते हुए इधर से उधर टहल रही थी, गाल तमतमाए हुए, जैसा कि इस बीमारी में हमेशा हो जाता है। बोली, यहाँ हमारे मत्थे रहती है, खाती है, पीती है, गर्म कमरे का मज़ा लेती है, काम करते छाती फटती है, और क्या मिलता है उसे? खाने पीने को, जबकि नन्हे बच्चों को 3-3 दिन तक एक और नसीब नहीं होता। उस वक्त मैं पड़ा हुआ था। उससे क्या होता है? मैं शराब के नशे में धुत था, और मैंने सोनिया को बोलते सुना, बहुत फूल सी बच्ची है, बहुत कोमल और धीमी आवाज़ है उसकी, सुनहरे बाल, चेहरा ऐसा पीला दुबला कि पूछिए नहीं। बोली, कतरीना, क्या आप सचमुच मुझसे वही काम करवाना चाहती हैं जैसी बदचलन औरत, जिसे पुलिस अच्छी तरह जानती है, 2-3 बार मकान मालकिन के ज़रिए उसे घेरने की कोशिश कर चुकी थी? क्यों, हर्जी क्या है? कतरीना ने ताने से कहा। तुम कहाँ की ऐसी अनमोल रतन लिए हुए हो कि तुम्हें सहेज कर रखा जाए? लेकिन उसे दोष ना दीजिए साहब, उसे दोष ना दीजिए। जिस वक्त उसने ये बात कही उस वक्त वह आपे में नहीं थी। अपनी बीमारी की वजह से, भूखे बच्चों के रोने बिलखने की वजह से उसके होश उस वक्त ठिकाने में नहीं थे। उसने वे बात किसी और वजह से नहीं, बस उसे चोट पहुंचाने के लिए कही थी, क्योंकि कतरीना का ऐसा ही स्वभाव है। और जब बच्चे रोने लगते हैं, चाहे वे भूख से क्यों ना रो रहे हों, वे फ़ौरन उन्हें धुन कर रख देती है। कोई 6 बजे मैंने देखा कि सोनिया उठी, सर पर रुमाल बांधा, कंधे पर बिना आस्तीन का कोट डाला, और कमरे के बाहर चली गई।